नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। तो दुनिया इस वक्त युद्ध के माहौल में जी रही है। एक तरफ यूक्रेन और रूस वॉर थमने का नाम नहीं ले रहा है, वहीं इजराइल और गाजा का संघर्ष भी किसी से छिपा नहीं है। अब आर्थिक युद्ध छिड़ने का लाम अमेरिका की ओर से बच चुका है। अमेरिका ने दुनिया भर के 60 देशों पर 35% से 90% तक रेसिप्रोकल टैरिफ लगाकर यूरोपीय और एशियाई बाजारों को गिरने पर मजबूर कर दिया है। लेकिन विश्व गुरु भारत इस आपदा को अवसर की तरह देख रहा है। जहां 60 देशों से अमेरिका को महंगे उत्पाद मिलेंगे, तो उसकी तुलना में भारत सस्ते उत्पाद बनाकर अमेरिका को बीत सकता है। विश्व गुरु भारत इस टैरिफ आपदा से कैसे निपटेगा और कैसे फिर विश्व गुरु वाली भूमिका को अदा करना है, ये देखना होगा। और इसी को लेकर पेश है हमारा ये खास कार्यक्रम विश्व गुरु भारत। इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ तमाम जानकारों का एक बड़ा पैनल मौजूद है। देखिए, अमेरिका के रेसिप्रोकल टैरिफ के ऐलान के बाद दुनिया भर में ये टैरिफ वॉर का आगाज हो चुका है। अमेरिका की ओर से 60 देशों पर लगाए गए टैरिफ का विरोध होना भी शुरू हो चुका है। चीन और कनाडा ने जवाबी टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया है। ब्रिटेन टैरिफ लगाने की तैयारी में है, लेकिन टैरिफ आपदा की इस घड़ी में विश्व गुरु भारत इसे अवसर की तरह देख रहा है। आपदा में अवसर तलाशना विश्व गुरु भारत का अपना ही अलग अंदाज है और कोरोना काल में ये साबित भी हो चुका है। जिस वक्त कोरोना काल में जब सब रुक से गए थे, थम से गए थे, भारत नहीं रुका था। एक रिपोर्ट देखिए। बुद्धं शरणं गच्छामि। भारत ये वो धरती है जिसे गुरु बुद्ध की धरती कहा जाता है। भगवान बुद्ध को इसी धरती पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बुद्ध के उपदेशों पर चलकर चीन समेत कई देश अपना आभास और विकास कर रहे हैं। भारत प्राचीन काल से ही दुनिया को मानव कल्याण के लिए संदेश देता आया है। 4वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक भारत को विश्व गुरु माना गया। भगवान बुद्ध, उनके शिष्य दुनिया भर के देशों में जाकर मानव कल्याण और शांति का संदेश देते थे। विश्व का पहला विश्वविद्यालय नालंदा भारत में ही स्थापित किया गया, जहां दुनिया भर से लोग ज्ञान लेने के लिए लगातार आते रहे, जो अब भी बदस्तूर जारी है। आज के आधुनिक काल में भी भारत का वही विश्व गुरु वाला स्वरूप बना हुआ है। पीएम मोदी अपने विदेश दौरों के दौरान भगवान बुद्ध के मंदिरों और प्रार्थना स्थलों पर जाकर देश दुनिया को ये संदेश देने की कोशिश करते हैं। वो बुद्ध की धरती से है और विश्व को एक परिवार मानने के साथ साथ मानव कल्याण के लिए हर संभव प्रयास का समर्थन करते हैं। भारत दुनिया को परिवार मानकर मानवता के उत्थान और विकास के लिए लगातार विश्व के पटल पर अपनी भूमिका को पूरी जिम्मेदारी के साथ निभा रहा है। आपदा को अवसर मानना, ज्ञान को धन, युवाओं को अपनी ऊर्जा मानने वाला भारत दुनिया भर के देशों में विश्व गुरु के रूप में शुमार है। दुनिया भारत को अपना बैक ऑफिस कहती थी, लेकिन आज भारत न्यू फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड बन रहा है। हम सिर्फ वर्कफोर्स नहीं, वर्ल्ड फोर्स बन रहे हैं। कभी हम जिन चीजों का इंपोर्ट करते थे, आज देश उनका इमर्जिंग एक्सपोर्ट हब बन रहा है। जो किसान कभी लोकल मार्केट तक ही सीमित था, आज उसकी फसल पूरी दुनिया के बाजारों तक पहुंच रही है। पुलवामा की स्नो पीस, महाराष्ट्र के पुरंदर फिग्स और कश्मीर के क्रिकेट बैट्स, इनकी डिमांड अब दुनिया में बढ़ रही है। हमारे डिफेंस प्रोडक्ट्स दुनिया को भारतीय इंजीनियरिंग
और टेक्नोलॉजी की ताकत दिखा रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स से ऑटोमोबाइल सेक्टर तक दुनिया ने हमारी स्केल को, हमारे सामर्थ्य को देखा है। हम दुनिया को सिर्फ अपने प्रोडक्ट ही नहीं दे रहे हैं, भारत ग्लोबल सप्लाई चेन में एक ट्रस्टेड और रिलायबल पार्टनर भी बन रहा है। एक वक्त था जब आतंकवाद को भारत ने दुनिया और मानवता के लिए खतरा बताया और पाकिस्तान को इसका गढ़ कहा था। लेकिन अमेरिका जैसे बड़े समृद्ध विकसित देश ने इस बात को दरकिनार कर दिया था। लेकिन ट्विन टावर पर हुए आतंकी हमले के बाद अमेरिका ने आतंकवाद और उसके प्रायोजक को लेकर अपनी राय बदली और पाकिस्तान को आर्थिक सहायता पर रोक लगाते हुए भारत के साथ आतंकवाद के खिलाफ सुर में ला दिए। अब भारत समेत दुनिया के तमाम बड़े देश आतंकवाद के विरुद्ध खड़े होकर आतंकवाद और आतंकवाद को पालने वाले देशों के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। साथियों, हम लोकतंत्र के इस महत्वपूर्ण पर्व का जब स्मरण कर रहे उस समय ये भी नहीं भूल सकते कि आज मुंबई में हुए आतंकी हमले की भी बरसी है। इस हमले में जिन व्यक्तियों का निधन हुआ उन्हें मैं अपनी श्रद्धांजलि देता हूं। मैं देश का ये संकल्प भी दोहराता हूं कि भारत की सुरक्षा को चुनौती देने वाले हर आतंकी संगठन को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। साल 2019 के कोरोना काल में जहां दुनिया रुक गई थी, उस वक्त भी भारत थमा नहीं था। विश्व को परिवार मानने के अपने संकल्प को ध्यान में रखते हुए भारत ने महामारी कोरोना से निपटने के लिए कोरोना रोधी जीवन रक्षक वैक्सीन का आविष्कार किया और अपने 140 करोड़ देशवासियों को मुफ्त में दवा देकर जान बचाई। इतना ही नहीं, विश्व गुरु भारत ने दुनिया भर के 150 से ज्यादा देशों को कोरोना रोधी जीवन रक्षक दवाई सप्लाई कर अपना दायित्व निभाया और मानवता का कल्याण किया। दुनिया भर के देशों ने भारत की इस मदद का धन्यवाद दिया और भारत को गुरु माना। रक्षा क्षेत्र में भारत विश्व के चौथे नंबर पर। साल 2025 में 75 अरब डॉलर का रक्षा बजट। अमेरिका के बाद दुनिया का सबसे बड़ा भारतीय रक्षा बजट। निर्यात घरेलू विनिर्माण की दिशा में भारत मजबूत। आर्थिक मोर्चे पर भारत विश्व में 5वें स्थान पर काबिज। 2025 में 6.5% की जीडीपी में रफ्तार दर्ज। क्रय शक्ति समता यानी कि पीपीपी में तीसरे नंबर पर भारत। साल 2023 में 64 तकनीकों की जारी हुई वैश्विक रैंकिंग। 45 तकनीकों में भारत 5 बड़े देशों में शुमार। 7 तकनीकों में भारत को दूसरा स्थान। भारत दुनिया की तेजी से बढ़ती हुई जीडीपी के रूप में उभर रहा है। IMF की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय जीडीपी पिछले 10 सालों में दोगुनी हो गई है। 105% की रफ्तार से भारतीय जीडीपी में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय जीडीपी 2015 में 2.1 ट्रिलियन डॉलर थी, जो 2025 में बढ़कर 4.3 ट्रिलियन डॉलर हो गई। भारतीय जीडीपी में शुद्ध 105% की वृद्धि देखी गई, जो भारत की विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनाता है। IMF के मुताबिक विश्व गुरु भारत की जीडीपी 2025 में जापान के बराबर पहुंची है। IMF का कहना है कि भारत की जीडीपी में ये रफ्तार बरकरार रहती है तो 2027 तक भारत जर्मनी की जीडीपी से भी आगे निकल जाएगा। वहीं अब एक बार फिर से अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत समेत दुनिया भर के 60 देशों पर टैरिफ लगाकर टैरिफ वॉर का आगाज कर दिया है।
जहां सभी देश इसका कड़े शब्दों में विरोध कर रहे हैं, तो वहीं विश्व भारत इसे आपदा में अवसर की तरह देख रहा है। पिछले 10 सालों में दोगुनी हुई भारत की जीडीपी। 2015 में 2.1 ट्रिलियन डॉलर पर थी भारत की जीडीपी। 2025 में 4.3 ट्रिलियन डॉलर की हुई भारतीय जीडीपी। पिछले 10 सालों में 105% की जीडीपी में बढ़ोतरी। न्यूज इंडिया के लिए पवन चौहान की रिपोर्ट। तो रिपोर्ट आपने देख ली है और अब इस पर चर्चा करने का वक्त आ गया। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तारुफ करा देती हूँ, आचार्य चेतन शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका है। हमारे साथ एस्ट्रोलॉजर मृगेंद्र चौधरी जी हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत मैं करना चाहूंगी। हमारे साथ एस्ट्रोलॉजर नेहाश्री अग्रवाल भी जुड़ी हैं, टैरो कार्ड रीडर हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका भी मैं करना चाहूंगी नेहाश्री जी। तो शुरुआत एक बार कर लेते हैं और धर्मगुरु मृगेंद्र चौधरी जी का रुख कर लेते हैं, माफ कीजिएगा। तो किस तरह से आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुंडली, चूंकि देखिए लीडरशिप भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है जब हम भारत की बात करते हैं, तो किसकी लीडरशिप में हम आगे बढ़ रहे हैं और भविष्य क्या होगा ये जानने के लिए जरूरी हो जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरह से देश को आगे लेकर जाएंगे। अगर उनकी कुंडली की बात करें तो क्या देखते हैं आप? देखिए, जब भारत आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 में रात को 12 बजे, तो उसमें 16 अगस्त आ जाएगा, मॉर्निंग का टाइम हो जाएगा। तो 16 अगस्त रात को 12 बजे जो है, सुबह यानी 12 बजे दिल्ली के अगर हम कुंडली बनाते हैं तो वृषभ लगन आता है। लगन में राहु का बैठा हुआ है, सेकंड हाउस में मंगल है, थर्ड में सूर्य, शनि, बुध, शुक्र, चंद्रमा है, छठे गुरु और सप्तम में केतु बैठा हुआ है जी। तो देखिए, भारत जिस दिन आज़ाद हुआ उस समय की जो जन्म पत्री बनती है, जो लगन पत्री बनती है, उसमें राहु लगन में बैठा हुआ है और दशमेश शनि जो है दसम स्थान से छठे जाके बैठ गया, थर्ड हाउस में। यानी सरकार जो है पूर्णतः काम नहीं कर पाएगी। छली और दोगले व्यक्तियों का इंटरफेरेंस सरकार में बहुत ज़्यादा रहेगा। ये स्थिति बनी रहेगी जब तक कि सक्सेसिव पीएम जो है वो आए और उनका जो है ओथ टेकिंग का जो टाइम होगा उस पर जो कुंडली बनती है उसके हिसाब से फिर जो है आगे जो है चीज़ें बनती रहेंगी। अब बात करते हैं कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पहली बार जो है शपथ ली थी, तो उसका जो डेटा है मैं आपको बता देता हूं। जी, ये है 26 मई 2014 और 6:13 पर प्रधानमंत्री जी ने पहली बार शपथ ली थी। तो उस समय बन रहा था हमारा तुला लगन। तुला लगन में राहु और शनि बैठे हुए हैं, शनि उच्च के हैं और सप्तम स्थान में शुक्र, चंद्र और केतु, अष्टम में सूर्य, नौवें गुरु, बुध। तो यहाँ पर दशमेश चंद्रमा जो है अपने से दसम स्थान पर सप्तम स्थान में बैठा हुआ है। तो लगन में शनि उच्च का होने की वजह से उनको जनता का बहुत सा प्यारा जो है प्यार प्राप्त हुआ और सप्तम में जो चंद्रमा बैठा है दसम से दसम में, उसने ये निश्चित कर दिया कि वो अपना कार्यकाल जो है पूरा करेंगे। बहुत से उन्होंने जो है, अब राहु लग्न में था शनि के साथ, तो उन्होंने बहुत जो है एकदम से कड़े डिसीजन लिए। थोड़ा विरोधियों ने जो है उनका विरोध भी किया, परंतु जनता का इतना प्यार था कि वो सफलता से जो है इसमें सर्वाइव कर गए। उसके बाद जो है उन्होंने 30 मई 2019 को शाम के समय 7:0 पर जो है शपथ ली थी। यहाँ पर फिर वही स्थिति बनती है, मगर अब यहाँ पर वृश्चिक लगन आता है जो उनका खुद का लगन है जी। प्रधानमंत्री जी का वृश्चिक लगन है। लगन में मंगल और चंद्र बैठे हुए हैं, चौथे में गुरु है, 10वें जो है शनि और शुक्र बैठे हुए हैं। तो इस प्रकार से उनका खुद का लगन यहाँ पे बना हुआ है और लगन में गुरु बैठ गए हैं। अब छठे स्थान पर शुक्र है और यहाँ पर दशमेश सूर्य अपने से फिर 10 में बैठा हुआ है। यानी सेम सिचुएशन में फिर से उन्होंने ओथ ली कि दसम स्थान का जो मालिक है वो अपने से 10 में जाके बैठा हुआ है सप्तम स्थान में, तो वो सेकंड पीरियड में भी सर्वाइव कर गए। पर यहाँ पर जो है शुक्र छठे होने की वजह से और उनका जो है षष्ठेश और लग्नेश मंगल अष्टम में राहु के साथ बैठा हुआ था, तो इस वजह से उनको बहुत सी जो है चैलेंज आए, बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ा। और हुआ ये कि वो इस बार जो है
उतनी स्ट्रांगली वो है प्रधानमंत्री नहीं बने। जो उनका 400 पार का आंकड़ा था वो नहीं छू पाए हैं। मगर इस बार उन्होंने जो है 9 जून 2024 को फिर 7:15 पे जो है शपथ ग्रहण किया। फिर वही जन्मपत्री बनती है वृश्चिक लग्न की, और फिर वही सिचुएशन है कि 10वें सूर्य अपने से दशम में 7वें स्थान पर बैठ गया है। अब जो है यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि इनके 6ठे स्थान पर मंगल बैठा हुआ है और लग्नेश भी है। अब इस प्लान में ये अपने विरोधियों को जो है तहस नहस कर देंगे। जो इनके खिलाफ हैं, जो इनकी नीतियों के विरुद्ध जाने वाले व्यक्ति हैं, उन सबको जो है ये पराजित कर देंगे निश्चित तौर पर। और यहाँ पर एक बात और भी है जी कि 4थे स्थान पर शनि बैठा हुआ है अपनी राशि में, कुंभ राशि में। तो जनता की लोकप्रियता जो है, प्रधानमंत्री की जो लोकप्रियता है जनता के बीच में, वो फिर बढ़ने वाली है। इस प्लान में वो फिर बढ़ेगी। और इनका नवमेश चंद्रमा भी 9 स्थान पर बैठा हुआ है, भाग्य स्थान पर, तो लक भी साथ देगा। इस बार जो है इस जो है टर्म के अंदर ये बहुत अच्छे काम करेंगे, विरोधियों को जो है पराजित कर देंगे। और ओवरऑल जो अब 7वें स्थान पर बुध भी बैठा हुआ है, सूर्य, शुक्र और गुरु भी हैं, तो इंडिया की जो है अर्थव्यवस्था सुधरेगी। सप्तमेश 12वें का स्वामी शुक्र सप्तम में बैठा हुआ है, तो 12वां हो गया फॉरेन लैंड्स का। तो फॉरेन पॉलिसी में भी एडवांटेज मिलेगी। और जो है फॉरेन जो कंट्री के साथ जो है हमारा बिजनेस जो है वो बहुत बढ़िया हो रहेगा इस बार। ठीक है, खास करके जो है अगर हम देखें मेडिसिन के सेक्टर में, और जो हम आउटसोर्सिंग करते हैं अपनी जो है नॉलेज इकोनॉमी की, यानी हम अपने जो सर्विस की जो आउटसोर्सिंग करते हैं उसमें बहुत बड़ा फायदा इनको मिलने वाला है। पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा भयभीत रहने वाले हैं। पूरे प्लान में भयभीत तो रहेंगे, मगर शत्रुओं को पराजित कर देंगे। बिल्कुल। आचार्य चेतन शर्मा जी, आपका क्या टेक है इस पर? आप किस तरह से देख रहे हैं? अगर हम इस पूरे साल का जिक्र करते हैं तो ये साल कितना सिग्निफिकेंट रहने वाला है? क्योंकि बहुत सारे उतार चढ़ाव हम देख रहे हैं वैश्विक स्तर पर भी। अगर हम स्पेसिफिकली भारत की बात करते हैं तो कैसे आपको नजर आती है स्थिति? सबसे पहले आप देखिए कि भारत की कुंडली जो है वृषभ लगन की कुंडली है। जब देश आज़ाद हुआ था तो वृषभ लगन की कुंडली थी। तो जैसा कि आपने अपनी रिपोर्ट में बताया कि भारत विश्व गुरु बनेगा, मेरा ऐसा मानना है कि भारत विश्व गुरु हमेशा से रहा है। आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ से महात्मा बुद्ध का धर्म बाहर एक तरीके से अध्यात्म के तौर पे फैला। विवेकानंद जी गए, अमेरिका गए, वहाँ पे उन्होंने भारत के धर्म की पताका पहनाई। तो इसका कारण क्या है कि वृषभ लगन की कुंडली है। और इस आप वृषभ लगन की कुंडली को आप अगर गौर से देखेंगे तो तीसरे भाव में 5 ग्रह बैठे हुए हैं। 5 ग्रह वहाँ पर बैठकर नवम भाव ज्योतिष में धर्म का भाव माना जाता है। यानी कि ये कुंडली स्पष्ट दर्शा रही है कि विश्व में जो भी अराजकता या शांति, जो कि आपने अपनी रिपोर्ट में बताया, तो भारत विश्व गुरु बनेगा आध्यात्मिक के तौर पर। विश्व में कैसे शांति पैदा हो, तो पूरी दुनिया को भारत की तरफ ही देखना पड़ेगा। क्योंकि हमारी मूल कुंडली वृषभ लगन की कुंडली में नवम भाव सबसे ज़्यादा एक्टिव है। और जैसा मैंने बताया कि तीसरा भाव होता है कम्युनिकेशन का, इंफ्रास्ट्रक्चर का, दूर संचार का। तो आपने देखा कि पिछले 10 साल में जबकि चंद्रमा की दशा चल रही है, चंद्रमा तीसरे भाव में बैठ के 5 ग्रहों के साथ बैठा हुआ है। तो हमारी कुंडली का, वृषभ लगन की भारतवर्ष की कुंडली का तीसरा भाव कम्युनिकेशन, मीडिया, ट्रांसपोर्टेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, इसमें हमने इस चंद्रमा की दशा में बहुत बड़ी तरक्की की है। और यदि भारत को विश्व गुरु बनना है तो हमें अपनी आध्यात्म परंपरा को, आध्यात्म की शिक्षा को ही हमें अपने पूरे विश्व में फैलाना पड़ेगा। हमारे यहाँ पर डिस्को संस्कृति नहीं है, हमारे यहाँ पे आध्यात्मिक संस्कृति है। हमारे यहाँ पर महात्मा गांधी, भगत सिंह, रामकृष्ण परमहंस, महात्मा बुद्ध जो भी पैदा हुए हैं और जो भी यहाँ के शासक वही कामयाब हुए हैं जो कि आध्यात्म की गुफाओं से बाहर निकले हैं। जैसे आपने बताया कि हमारे प्रधानमंत्री जो है धार्मिक रिचुअल्स, धार्मिक के जो भी चीज़ें हैं उनमें बड़ा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, तो उसका विश्व पर भारत का काफ़ी सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। हमें विश्व गुरु हम थे, पुनः विश्व गुरु बनना है तो हमें अपनी स्पिरिचुअल, योगा, मेडिटेशन, एस्ट्रोलॉजी, कम्युनिकेशन फील्ड, आप देखिए अमेरिका में आईटी सेक्टर में जितने भारतवर्ष के बच्चे हैं और एक तरीके से जितना अच्छा काम कर रहे हैं, विश्व का कोई भी देश का बच्चा इतना अच्छा काम
नहीं कर रहा है। तो हमें विश्व गुरु के तौर पर अगर स्थापित होना है तो हमें अपनी मूल परंपरा, हमारी परंपरा क्या है? शांति। शांति कहाँ से आती है? भीतर से। और भीतर जाने के लिए अध्यात्म, योग, ध्यान इत्यादि जो अपनी जो स्किल्स है, इसको हम आगे बढ़ाएंगे। इस पर हम विश्वास रखेंगे, न कि पाश्चात्य संस्कृति के दिए हुए जो भी आजकल लाइफ स्टाइल है, अगर उस पर चलेंगे तो हम विश्व गुरु बनने में कहीं ना कहीं थोड़ा सा तकलीफ में रहेंगे। तो मानना ये है कि भारत की कुंडली को अगर आप देखें तो 2 सेक्टर हैं, आध्यात्मिक धर्म, योगा, मेडिटेशन, कम्युनिकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, जो भी चीज़ें हैं इनको हम आगे बढ़ाएंगे तो हम इससे भारत की आर्थिक स्थिति भी ठीक करेंगे और विश्व को एक तरीके से शांति का संदेश फैलाएंगे। बिल्कुल, हमारे साथ नेहाश्री अग्रवाल भी जुड़ी हुई है, टैरो कार्ड रीडर है। नेहाश्री जी, आपका क्या टेक रहेगा इस पर, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी एक अलग स्टडी है, टैरो कार्ड का अपना एक नजरिया होता है, तो आने वाले वक्त को आप किस तरह से देख रहे हैं? अगर हम भारत के दृष्टिकोण की बात करें, मौजूदा स्थितियों से भी आप बखूबी वाकिफ हैं, तो भारत आपको किस तरह से लग रहा है, एक आर्थिक शक्ति के तौर पर कैसे उभर रहा है? भविष्य आप क्या भारत का देख रहे हैं? नेहाश्री जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंची, एक बार प्लीज आप अनम्यूट कर लीजिए। नमस्कार जी। आपकी मेरी आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल आ रही है आपकी आवाज जी। सबको नमस्कार, हर हर महादेव। तो हमारे भाई दोस्तों ने एस्ट्रोलॉजर से बहुत अच्छे से, काफी अच्छे से बताया। मैं यहाँ पे थोड़े पॉइंट रखना चाहूंगी, क्योंकि ज्योतिष और टैरो अलग अलग नहीं है, बड़ी साइंस अलग अलग है, माध्यम अलग अलग है, तो चीजें एक साथ ले जाती हैं। तो जैसा कि बताया कि भारत की पूरी विश्व लगी हुई है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा दशाओं से ले जाना चाहूंगी कि जब प्राइम मिनिस्टर मोदी ने शपथ ली तब सूर्य की महादशा का अंत चल रहा था। तो सूर्य जो है लीडरशिप के कारण से हमें एक ऐसा प्राइम मिनिस्टर मिला जो हमारे फेस बना वर्ल्ड लीडर से। और चंद्रमा की महादशा 2015 से शुरू हुई और ये एक ऐसे पहले प्राइम मिनिस्टर थे मन की बात की, दिन की बात की, माँ से इतना अटैच थे, गंगा स्नान किया, से शायद इतनी बात के अब ये चंद्रमा की महादशा जो है सितंबर में खत्म और मंगल की महादशा, और मंगल जो है यहाँ हम बैठे हैं सप्तमी द्वादशी को। तो अब मंगल की महादशा में और प्रधानमंत्री मोदी की भी मंगल की महादशा जो बहुत समय से नहीं हो पा रहे थे, नहीं आ पा रहे थे, तो के लाएंगे। और हमने देखा जो कि मंगल रिप्रेजेंट करता है, तो उन्होंने हाल ही संशोधन किया है। तो आगे से मंगल की महादशा जो है 25 सितंबर से 2032 तक है और मंगल अपने आप में कमांड करता है, है। ऐसा लगता है कि अब काफी समय से तो की तरफ भारत अग्रसर होगा, फ्रेंडशिप रहेगी, विदेशियों से बहुत अच्छे से रहेंगे, पर एक्शन लेंगे, वो सकता है नेबरहुड कंट्री से भी एक्शन लेंगे। अब बात करते हैं राहु की महादशा शुरू होगी और राहु कुछ बैटिंग है, उनका डिस्पोजल ये जो समय है 2030 2032 तो विश्व हमारा देश विश्व धर्म गुरु बन जाए जी है। हम बहुत सारी लड़ाइयों से और जैसे कि टैरो का बिल्कुल नेहाश्री जी डिटेल में आपसे टैरो के विषय में जानेंगे और हमारे तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक हमें यहाँ पर लेना पड़ रहा है। ब्रेक के बाद हम फौरन हाजिर होंगे और बहुत डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे टैरो कार्ड्स क्या दिखा रहे हैं, भारत का भविष्य किस तरह से नजर आ रहा है, क्या क्या स्कोप नजर आ रहा है। हम चर्चा लगातार इस बात पर कर रहे हैं एस्ट्रोलॉजी की दृष्टि से और हम टैरो कार्ड की दृष्टि से भी जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आने वाला जो वक्त है वो भारत के लिहाज से कैसा रहने वाला है। मौजूदा वक्त में जो टैरिफ वॉर दिखाई दे रही है या फिर जो आर्थिक चुनौतियां हैं या फिर जो युद्ध
स्तर आप कहें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो युद्ध की स्थितियां देख रहे हैं उससे भारत किस तरह से जो है उभरता हुआ नजर आएगा, फिर भारत की भूमिका इसमें क्या रहने वाली है। तो एस्ट्रोलॉजर्स लगातार हम उनसे बात कर रहे हैं। इस बीच हमारे साथ नेहाश्री अग्रवाल जी भी जुड़ी हुई है। नेहाश्री जी, आपकी बात अधूरी रह गई थी ब्रेक से पहले, तो टैरो कार्ड की दृष्टि से आप क्या बताना चाह रही थी, बात पूरी कर लीजिए अपनी। जी, जो आपने प्रश्न किया थी, आवाज मेरी आ रही है? जी नेहाश्री जी, जी जी आपको सुन पा रहे हैं। हाँ जी, तो जैसा कि आपने प्रश्न किया कि भारत के लिए कैसा रहेगा, तो भारत के लिए ये वर्ष हर तरह से प्रोग्रेस दिखा रहा है और साथ में एग्रीकल्चर ग्रोथ के साथ साथ स्पिरिचुअल ग्रोथ भी बहुत दिख रही है कि यंगस्टर्स बहुत ज्यादा जुड़ेगा स्पिरिचुअलिटी से, और शायद यही एक फर्स्ट स्टेप है हमारा धर्म शुरू करने का। और जैसा कि अभी इस साल जो है भारत सरकार बहुत ज्यादा न्यूज लेके आने वाली है और हम देख भी रहे हैं वो न्यूज एजुकेशन सिस्टम, प्रॉपर्टी एंड सोशल मीडिया को लेकर भी होंगे। तो ये सारी चीजें दिखता है कि ग्रोथ है, काफी ज्यादा नरिशमेंट दिखता है एंड एग्रीकल्चर आपकी अभी जो आपका फार्मर्स है उनसे रिलेटेड इशू भी सॉल्व होते हुए दिखते हैं। साथ में ही यहाँ पर जो है आप देखेंगे स्टडीज में लोगों का रुझान बहुत ज्यादा स्पिरिचुअलिटी की तरफ होगा। जी जी बिल्कुल। चलिए एक बार फिर से धर्मगुरु मृगेंद्र चौधरी जी का रुख करते हैं। मृगेंद्र जी, मैंने इससे पहले आपसे चर्चा की, बात जानने की कोशिश की कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुंडली क्या कहती है। अगर मैं ये समझना चाहूँ कि देखिए टैरिफ वॉर हम जिस तरह से देख रहे हैं मौजूदा वक्त में, क्या हालांकि भारत की तरफ से कहा गया कि इस पर चर्चा की जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं आर्थिक तौर पर तमाम देशों ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं जो है जाहिर की और कहा कि कहीं ना कहीं से जूझना मुश्किल होगा। तो आपको क्या नजर आता है, क्या इसको भारत के लिए, भारत इससे किस तरह से डील करेगा? देखिए, जो जन्मपत्री मैंने बताई थी वो नरेंद्र मोदी की नहीं है, जी। वो भारत के प्रधानमंत्री की जो शपथ ली गई है उस पद की थी वो जी। तो वो तो बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे अपने पर्सनल फील्ड में। यानी उनको देखिए, अब गुरु में अगर दशा बात करते हैं तो उनको शनि चल चुके हैं 21 फरवरी से, और ये रहेंगे अभी 24 फरवरी 2028 तक। तो वो तो बहुत बढ़िया परफॉर्म करेंगे अपने जो है लोकल लेवल पर। अगर हम इंडिया की बात करते हैं, अगर हम भारत की जन्मपत्री को देखते हैं जो 15 अगस्त 1947 के हिसाब से बनाई गई, जब भारत आज़ाद हुआ था, तो उसमें 7 सितंबर 2025 तक तो जो है स्थिति बहुत बढ़िया रहेगी, भारत का जो है पराक्रम बना रहेगा। उसके बाद भारत में जो है मंगल की दशा भारत के जो है पत्री पर चल पड़ेगी। और मंगल जो है, अब यहाँ पर देखिए आप कि भारत की जन्मपत्री में राहु उच्च का है लगन के अंदर ही, और सूर्य के नक्षत्र में बैठा हुआ है। राहु जो है वो कूटनीति को दर्शाता है। आप जो कूटनीति के द्वारा कोई भी कार्य करते हैं, मंगल जो है वो सीधा फाइट को दर्शाता है, राहु जो है वो कूटनीति से काम लेता है। ऊपर से राहु जब सूर्य के नक्षत्र में बैठ जाता है तो राजनीति और कूटनीति दोनों का जो है मिलन बहुत बढ़िया रहता है। तो राहु का लग्न में होना कि भारत हमेशा मैक्सिमम जो मसले अपने वो कूटनीति से सुलझाता है, तो कूटनीति का प्रयोग किया जाए, क्योंकि राहु जो है वो सूर्य नक्षत्र में, और मंगल जब सितंबर में आएगा, और ये सितंबर में आ रहा है 7 सितंबर 2025 को, तो मंगल अब राहु के नक्षत्र में है, ठीक है। तो अब मंगल जो है 12वें का स्वामी हो गया, यानी विदेश का। तो फॉरेन जो लैंड्स हैं उनके साथ जो इंटरेक्शन रहेगी, उसमें धन के ऊपर क्या देखते हैं कि व्यय तो भारत का होगा मगर डेट नहीं बढ़ेगा, यानी डील साइन होगी और भारत को जो फायदा, क्योंकि मंगल जो है वो राहु के नक्षत्र में है, तो जो है भारत कूटनीति के द्वारा विदेशों को परास्त कर देगा, और ये टैरिफ जो है अंततः भारत के फेवर में ही जाने वाला है, ये बात आप जान लें। जी, आचार्य चेतन शर्मा जी, हम देख रहे हैं अलग अलग तौर पे कि भारत को लोग सुनते हैं। वो वक्त आ गया जब भारत अपनी लीडरशिप जो है साबित कर रहा है, और चाहे हमने वो इजराइल के तौर पे देखा जब किस तरह से वहां पर युद्ध की स्थितियां थी, मतलब भारत को कुल मिलाकर अगर हम देखें तो उसकी बात अब सुनी जाती है। तो बतौर विश्व गुरु, विश्व शांति के स्तर पर, या फिर अगर हम कहें कि विश्व शांति स्थापित करने की दिशा में भारत की क्या भूमिका आप आने वाले वक्त में देख रहे हैं? बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि भारत की भूमिका पहले भी रही है और प्राचीन काल से रही है। जैसा आपने अपनी रिपोर्ट में बताया कि जब दुनिया को ठीक से पढ़ना लिखना नहीं आता था, लिटरेचर नहीं था, साहित्य नहीं था, तब हमारे यहाँ पे तक्षशिला विश्वविद्यालय था, जहाँ पे प्रकृति के जितने भी ज्ञान हैं, चाहे पराविद्या हो अपरा विद्या हो, उसकी पुस्तकों का भंडार था। यानी हम आज एक तरीके से विश्व गुरु के तौर पर स्थापित हो चुके थे। आप अगर
आने वाले समय की बात करें तो देखिए, जो भी कुंडली भारतवर्ष की जब आज़ाद हुआ था वही कुंडली अब ज़्यादा डोमिनेट करेगी। आप अपनी इस कुंडली को देखें, वृषभ लग्न की कुंडली को, तो वृषभ लग्न स्थिर लग्न होता है। यानी इस बात में कोई संदेह नहीं कि भारत स्थिरता के साथ आगे बढ़ेगा, चाहे हमारे पड़ोसी मुल्क या पड़ोसी सीमाओं पे कुछ भी हो जाए, लेकिन भारत एक अखंड भारत के तौर पर स्थापित हमेशा रहने वाला है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं आपको ये बता रहा हूँ कि लगन में भारतवर्ष की कुंडली में 44 अष्टक वर्ग के बिंदु प्राप्त हुए हैं। 44 अष्टक बिंदु का मतलब ये है कि भारत का लगन इतना सशक्त हो गया है कि भारत तमाम विषमताओं के बावजूद प्रगति के पथ पर हमेशा अग्रसर रहेगा। अब लगन में राहु बैठा हुआ है, तो अब राहु बैठा हुआ है तो राहु यहाँ पे क्या दर्शा रहा है? आप देखेंगे कि जब देश आज़ाद हुआ था तो इसी लगन के राहु के चलते कितने दंगे हुए थे। मेरे ख्याल से इतने विभत्स दंगे देश आज़ाद के बाद वो शुरुआत में ही हमें झेलने पड़े। और भारत में देखें आप, जातिगत मतभेद, आपसी दंगे, भ्रष्टाचार, ये इसी राहु की देन है। क्योंकि राहु यहाँ पे लगन में बैठ के मानसिक तौर पर थोड़ा सा हमें आक्रामक भी बनाता है, द्वेष भी पैदा करता है। भ्रष्टाचार तो आज का सबसे बड़ा शिष्टाचार बन चुका है, हालांकि उस पर अब काफ़ी फर्क पड़ना शुरू हुआ है। तो अगर हम इन कमजोरियों को, राहु यहाँ ये राहु से प्रदत्त ये जो कमजोरी है, आपस में भाईचारा बनाए रखने की ज़रूरत है, जातिगत मतभेद से हमें उभरना पड़ेगा। आपको एक तरीके से अपनी बुद्धि को जो है हमेशा की तौर पर अग्रसर रखना पड़ेगा, तब हम आसानी से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। अब रही कि आर्थिक स्थिति, ये टैरिफ की बात है, तो ये टैरिफ की बात 15 मई तक, अभी देखो सेंसेक्स जो है हमारा वो एक तरीके से अपनी इकोनॉमी का पैरामीटर होता है। तो शनि राहु 11वें भाव में बैठे हुए, पंचम भाव जो है वो स्टॉक एक्सचेंज का होता है। तो 15 मई तक हो सकता है कि हमारे भारत की अर्थव्यवस्था में ये निफ्टी सेंसेक्स जो है वो थोड़े दबाव में रहे, लेकिन 15 मई के बाद हम इसमें तेज़ी से रिकवर करेंगे। यहाँ पर अच्छी बात यह है कि इस समय गोचर में जो है शनि महाराज 11वें भाव में है, लाभ भाव में, लेकिन राहु से त्रस्त है, वो पंचम भाव में केतु बैठा हुआ है। इसलिए शेयर बाजार में निवेश अभी हमको 15 मई तक काफ़ी सावधानी से करने की ज़रूरत है। लेकिन एक खुशखबरी और भी है कि 15 मई को जब बृहस्पति महाराज भारत की कुंडली में, जब मिथुन राशि में बृहस्पति आएंगे तो वो धन भाव से गुजरेंगे। तो धन भाव से गुजरने से हमारी इकोनॉमिकल जो अर्थव्यवस्था है वो 15 मई के बाद धीरे धीरे ये जो टैरिफ के चलते या युद्धों के चलते जो प्रभावित हुई है, ये वापस सने सने अपने प्रगति के पथ पर अग्रसर होना शुरू हो जाएगी। तो शनि 11वें भाव में, बृहस्पति दूसरे हाउस में, दोनों एक तरीके से अर्थ भाव माने जाते हैं। तो इसके चलते 15 मई के पश्चात भारत अभी जो पिछले टाइम में अक्टूबर से लेके अब तक थोड़ा सा जो लड़खड़ाहट महसूस हो रही है इकोनॉमिकल सेक्टर में, वो पूरी दुनिया में हो रही है। लेकिन मैं भारत के परिप्रेक्ष्य में ये बताना चाहता हूँ कि 15 मई के बाद हम धीरे धीरे वापस अपनी अर्थव्यवस्था को ठीक करेंगे। कई बार हुआ है, कोरोना आया, कई समस्या आई, तो भारत एक बार लड़खड़ाता जरूर है, लेकिन अष्टक वर्ग में 44 बिंदु के चलते, स्थिर लगन के चलते हम फिर खड़े होते हैं और लंबी छलांग के लिए आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल, एस्ट्रोलॉजर नेहा श्री अग्रवाल जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। नेहा जी देखिए, अभी लगातार जो बात हो रही है वो हो रही है टैरिफ के बारे में, और कहीं ना कहीं उस टैरिफ का जो असर है, रेसिप्रोकल टैरिफ का अमेरिका की, वो नजर आ भी रहा है। जिस तरह से शेयर बाजार की जो स्थितियां हैं वो धीमी पड़ गई हैं, या फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दूसरे देश भी परेशान नजर आ रहे हैं। भारत के दृष्टिकोण से आपके हिसाब से टैरो कार्ड्स क्या कहते हैं? क्या इनका पॉजिटिव इंप्रेशन पड़ेगा, भारत पर असर पड़ेगा, या फिर भारत को इसके लिए खास रणनीति अख्तियार करने की जरूरत है? जो दिखाई दे रहा है थोड़ा क्षणिक है, आगे इसमें ग्रोथ दिख रही है कि भारत के लिए फाइनेंशियली अच्छा है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि नई ग्रोथ वेंचर्स भी खुलते हुए दिख रहे हैं फाइनेंशियली। एंड अभी जो सेंसेक्स डाउन है, इसमें एक लंबा उछाल देखने को मिलता है, और जैसा कि इसमें दिखा रहे हैं कि ये कुछ हफ्तों का समय है, 4 to 5 वीक्स का समय है, उसके बाद आप इसमें ये उछाल देखेंगे। एंड एक चीज जो और इंक्लूड करूंगी, इस वर्ष आप देखेंगे बहुत सारे बिजनेस वेंचर्स खुलेंगे, नए नए बिजनेस में लोग इन्वेस्ट करेंगे, और काफी सारा यंगस्टर जो सर्विस क्लास है वो बिजनेस की तरफ अग्रसर होगा। तो जाहिर सी बात है कि इसमें कुछ
इसमें कुछ जो है तो जाहिर सी बात है कि इससे कुछ घबराने की जरूरत नहीं है। लॉन्ग टर्म में ये पॉजिटिव इम्पैक्ट होने वाला है। बिल्कुल। मृगेंद्र चौधरी जी, देखिए इससे पहले हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विषय में भी बातचीत कर चुके हैं। अब देखिए 2047 के जिस टारगेट की बात की जा रही है, जिस विजन की बात की जा रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में बात की जा रही है, तो क्या हम इसके ये मायने निकाले, जैसे कि अभी आप लोगों ने कुंडली भी देखी है, कि आने वाले वक्त में एक बार देश फिर उन्हीं को चुनेगा और उन्हीं की लीडरशिप में वो 2047 का जो विजन है वो पूरा होगा? देखिए, जो जन्मपत्री प्रधानमंत्री की जो बनी है शपथ ग्रहण समारोह के हिसाब से, तीनों ही बार उन्होंने इस हिसाब से जो है टाइमिंग पे ओथ किया है कि भी दशमेश जो है उनका अपने से 10 में बैठा हो। तो पहले 2 बार भी वो सर्वाइव कर गए, इस बार वो बहुत अच्छे से सर्वाइव करेंगे और पूरी उम्मीद है कि अगर उनका जो पार्टी का अपना मत रहेगा तो बीजेपी जीतेगी, तो ज़रूर वो चौथी बार भी प्रधानमंत्री बन सकते हैं आराम से। अगर वो बन गए, उसके बाद भारत का जो सबसे पहले आंतरिक विभाजन है, चाहे वो जाति के आधार पर है, चाहे वो पार्टी लाइंस पे है, चाहे वो जियोग्राफी के हिसाब से है, पहले तो वो समाप्त हो जाएगा। उसके बाद अगर हम देखेंगे स्ट्रगल चलेगी 2032 से लेकर 50 तक। अगर प्रॉपर जो है लीडरशिप काम करती रही इंडिया में, तो 2050 में जब गुरु की दशा आएगी तो विश्व गुरु का जो है ताज वो पूर्णतः मिल सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और राहु वैसे ही उचका है, मतलब अब बात ये कि भी कूटनीति का प्रयोग तो किया जाएगा, अब करने वाले कौन है, वो देश के हित में वो कूटनीति का प्रयोग करेंगे या अपने स्वयं के हित के लिए करेंगे, इस पे निर्भर करेगा। अगर देश के हित में कूटनीति का प्रयोग हुआ राहु की दशा में, तो निश्चित तौर पर 2050 में भारत जो है विश्व गुरु बन जाएगा। बिल्कुल। चेतन शर्मा जी, इस पर आपकी क्या राय है? जी, अब आने वाला समय, जैसा कि मैंने कहा आपको कि अभी चंद्रमा की दशा सितंबर 2025 तक रहेगी। चंद्रमा भारत की कुंडली में तीसरे भाव, पराक्रम भाव में बैठकर काफ़ी अच्छी स्थिति में था। तो भारत का पराक्रम पिछले 10 सालों में निसंदेह बढ़ा है। हमने कई सेक्टरों में प्रगतिशील तरीके से हमने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। आप चाहे रेलवे देख लीजिए, आप हिंदुस्तान के हाईवे देख लीजिए, नदियों का भी एक तरीके से काफ़ी अच्छा काम हुआ है। कम्युनिकेशन सेक्टर में हम एक तरीके से अपनी अच्छी 10 सालों में उपस्थिति दर्ज करवा रहे हैं। किसी भी देश का काल बहुत बड़ा होता है, उसमें दशाएं अंतरदशाएं काफ़ी करती है। तो 10 साल में हमने काफ़ी एक तरीके से पेचीदगियाँ भी आई, कोरोना आया, कई चीज़ें आई, लेकिन ये चंद्रमा की महादशा के चलते हमें अपने पथ से विचलन में बाधा डाल नहीं पाई। हम फिर उठ खड़े हुए और आगे बढ़े। अब मंगल की जो महादशा वो 2032 तक 32 तक चलेगी। मैं मंगल को इस तरीके से, देखिए एस्ट्रोलॉजी के आधार पर देखें तो वृषभ लगन के लिए जो मंगल है वो 12वें घर और 7वें घर का मालिक है, यानी कि कारकत्व के तौर पर मंगल जो है कोई अच्छा ग्रह वृषभ लगन के लिए नहीं माना जाता। और बैठा हुआ दूसरे भाव में, हम बार बार इकोनॉमिकल तौर पर, आप इस प्रोग्राम में जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ कि हम 5 ट्रिलियन या इकोनॉमिकल तौर पर विश्व गुरु बनने का सपना देख रहे हैं। देखना भी चाहिए। हम जब 1947 में आज़ाद थे, जब हमारी इकोनॉमी और आज की इकोनॉमी को करें तो हम तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बने हुए हैं। तो ये मंगल के जो 7 साल हैं, मैं किसी तरीके से कोई नेगेटिव बात नहीं कर रहा या एसोसिएट बात नहीं कर रहा। एक ज्योतिष के तौर पर जो सूत्र क्या कहते हैं कि मंगल की महादशा में हमें कड़ी मेहनत और अनुशासित तरीके से आगे बढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि ये 12वां घर व्यय भाव का स्वामी मंगल जो 2nd हाउस में आया है, तो यदा कदा हमारे जैसे आर्थिक स्थिति पर किसी भी तरीके से कभी कभी डेंट पड़ सकते हैं, हमें दिक्कतें आ सकती है। विश्व का जो माहौल बना हुआ है उसको भी आप देखें तो विश्व में कहीं ना कहीं सब युद्ध के कगार पे खड़े हुए हैं। एक स्टिकर की ज़रूरत है। तो हर देश की जो स्थिति होती है, आर्थिक स्थिति होती है, वो आज की दुनिया बड़ी एक हो गई है, दुनिया बड़ी छोटी हो गई है। हर चीज़ का इफ़ेक्ट हमें झेलना पड़ता है। चाहे यहाँ से किसी भी देश में कोई भी अशुभ घटना घटती है तो उसका सभी देशों पे असर पड़ता है और भारत पर भी पड़ेगा। तो मंगल थोड़ा फायरी नेचर का है, तो हमें आपसी उन्माद और आपसी झगड़े और ये सीमाओं पे जो इस मंगल के दौरान कोई न कोई, चाइना हो, पाकिस्तान हो, या जो भी हमारी सीमाएं हैं, वहाँ पे हमको काफ़ी सुरक्षित अपने उपाय करने की ज़रूरत है। हालांकि
नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में, प्रधानमंत्री के कार्यकाल में वो सीमाओं का और हमारे डिफेंस सेक्टर पे हमने काफ़ी अच्छा काम किया है। लेकिन मेरा मानना है कि कुछ न कुछ घटनाएं हमारी सीमाओं पे होके रहेगी, उससे भी हमें ध्यान रखना है। इकोनॉमिकल तौर पर आगामी 7 साल चुनौतीपूर्ण रहेंगे। यहाँ के व्यवसायी, यहाँ की जनता, उनको अपना धन जो है वो थोड़ा सुरक्षित रखना चाहिए, खर्चों पे थोड़ी सी कमी रखनी चाहिए, क्योंकि मितव्ययता बरतनी काफ़ी ज़रूरी है। आगामी 10 साल भारत की इकोनॉमी पे कभी कभी उतार चढ़ाव हमें देखने को मिलेंगे। इस ज्योतिष का फायदा यही है कि हम इसके संकेतों को समझें और हमें उसका आपदा प्रबंधन, आपने कहा ना, मोदी जी ने कहा आपदा में भी अवसर ढूंढे, तो ये अगर आपदा आती है तो हमें उसके लिए पहले से ही तैयार होना पड़ेगा। इकोनॉमिकल तौर पर आगामी 7 साल थोड़ी सी चुनौतीपूर्ण रहेंगे, संघर्ष रहेगा, लेकिन मैंने बार बार कहा है कि भारत हर संघर्ष से आगे बढ़ेगा। अष्टक में 44 बिंदु है, स्थिर लगन है, आता है। एक राष्ट्र की तुलना में हमने कई संघर्ष देखे हैं, हम अंग्रेजों के गुलाम रहे, मुगलों के गुलाम रहे, लेकिन कुछ तो बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। बिल्कुल। इस बीच हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ चुके हैं, हमारे साथ साधक गुरु प्रसाद शुक्ला जी जुड़ चुके हैं। आप भी एस्ट्रोलॉजर हैं, बहुत बहुत स्वागत मैं आपका करना चाहूंगी न्यूज़ इंडिया में। और लगातार हम चर्चा इस विषय में कर रहे हैं कि भारत विश्व गुरु बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। आप क्या क्या चुनौतियां देखते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, चुनौती अगर देखी जाए तो मेरा मत थोड़ा सा इसमें अलग है, क्योंकि भारत देश की कुंडली जो है वो सबसे पहले पंडित सूर्य नारायण व्यास जी ने बनाई थी जी। और उसमें मेरा मत ये है कि भारत का जन्म उस दिन नहीं हुआ था, क्योंकि 1947 15 अगस्त रात्रि 12 बजे का समय उन्होंने लिया है जी। जन्म उस दिन पाकिस्तान का हुआ है, हालांकि भारत का विभाजन हुआ जी। तो किसी भी जड़ वस्तु की कुंडली बनाना या उसका विश्लेषण करना थोड़ा अधिक मुश्किल है। लेकिन कभी भी जब हम किसी देश की या किसी प्रभाग की कुंडली देखते हैं, जो अधिपत्य होता है, जो अधिष्ठाता होता है, जैसे नरेंद्र मोदी जी अभी है कहाँ पर, नरेंद्र मोदी जी की कुंडली में अगर देखा जाए तो राहु की दशा 2028 से आएगी और अभी मंगल की महादशा है 2028 तक। तो बहुत सारी चुनौतियों का, जैसा देख रहे हैं, सामना करना पड़ेगा मोदी जी को और बहुत प्रखर रूप से वो सामना कर पाएंगे। और 2028 से 2046 के बीच में भारत विश्व गुरु की गणना में अवश्य आ जाएगा। बिल्कुल। नेहा श्री जी, आपसे मैं समझना चाहूंगी, देखिए हम लगातार यहाँ पर बात कर रहे हैं कि भारत की स्थिति मौजूदा वक्त में क्या नजर आती है, तो ये तो हम सभी देख रहे हैं जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी अलग अलग जगह जाकर अपनी प्रेजेंस दर्ज करा रहे हैं, जो रिलेशंस हमारे दूसरे देशों के साथ प्रगाढ़ हुए हैं और जिस तरह से भारत अपनी बात मुखरता से रख पा रहा है। लेकिन अगर पर्टिकुलरली हम 2025 की बात करें तो इस साल में आप क्या क्या उतार चढ़ाव या फिर पॉजिटिविटी भारत के लिहाज से देख पा रही हैं? ये चारों कहते हैं कि नई नई पार्टनरशिप को दिखा रहे हैं। तो जैसा आपने कहा कि प्राइम मिनिस्टर बाहर जा रहे हैं, मिल रहे हैं, तो हम देखेंगे बड़ी अच्छी, बहुत अच्छे रिलेशन बन के आएंगे और उनके थ्रू नए बिजनेस, नए इन्वेस्टमेंट होंगे। आप देखेंगे देश में भी कई सारे नए बिजनेस वेंचर्स खुलेंगे, स्टॉक मार्केट में राइज जाएगा, बट यहाँ पर बीच में थोड़ा दिखता है कि कुछ ना कुछ पैसा फंसने जैसी भी स्थिति दिखती है और ये पैसा पकड़ के थोड़ा चलना पड़ेगा। ये भी दिखता है, 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, जो पैसा है उसको बचा कर चलें, एक्सपेंसेस कम रखें, क्योंकि सितंबर से जब मंगल की महादशा स्टार्ट हो रही है तो 12वें भाव तो व्यय को दिखा रहा है, तो बहुत ज्यादा आपका दवाओं पे खर्चा हो सकता है या किसी तरह से आपका जो है कहीं बाहर जाने पे खर्चा हो सकता है, तो उसको जनता को बचना है। एंड देश का जो फाइनेंस दिखता है कि उत्पाद आएगा, नए वेंचर शुरू होंगे, बस यहाँ पर बीच में एक थोड़ा सा होल दिखता है कि कहीं पे बीच में पीरियड ऐसा आएगा जहाँ पे कुछ चीजें उलझी हुई नजर आएगी, पर उससे हम निकल जाए। बिल्कुल। इस बीच हमारे साथ टैरो कार्ड रीडर प्रिया राज जी भी जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत मैं करना चाहूंगी। और चूंकि आप भी टैरो कार्ड रीडर हैं, तो टैरो कार्ड की दृष्टि से आप मौजूदा वक्त में भारत की स्थिति को कहां पर देखती हैं? भारत किस तरह से आपको लग रहा है कि वो एक बड़ी शक्ति बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है? और साथ साथ ये भी समझना चाहूंगी कि आप क्या क्या जो है चुनौतियां देख पा रही हैं? जी बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले
सब लोग बात कर रहे हैं मोदी जी की कुंडली की, उनकी दशाओं की, महादशा, अंतरदशा, Right. लेकिन हम एक चीज भूल रहे हैं कि टैरो इज अ लिटिल डिफरेंट। थोड़ा सा टैरो इज ऑल अबाउट एनर्जी। अगर हम मोदी जी ऑन द होल एक पर्सनालिटी के तौर पे देखें तो उनकी एनर्जी 10 on 10 है, उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। राइट। वो उनकी पर्सनालिटी 10 on 10 है, क्योंकि उन्होंने जितने सालों में भारत का नाम ऊंचा किया है, बढ़ाया है, वो शायद ही कोई और उनकी जगह होता तो कर पाता। अब आप अगर हम बात करें, डेफिनेटली अगर आप उनकी एज उम्र को देखेंगे तो सबकी कुंडली में देखिए कुछ ना कुछ रुकावटें आती है। डेफिनेटली शनि की वजह से उनकी लाइफ में थोड़ी सी रुकावटें, थोड़ी स्लोनेस जरूर आएगी। ऑपोजिशन थोड़ी अलग किस्म की ऑपोजिशन भी खड़ी हो सकती है उनके सामने, जिस वजह से उनको थोड़ी सी तकलीफ, थोड़ी सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़े। लेकिन ऑन द होल उनकी वो ही इज अ वेरी एक्सीलेंट पर्सन। उनकी पर्सनालिटी, उनके आप कुंडली देख लीजिए, मेहनत के नंबर्स हैं, बहुत डिसिप्लिन के नंबर्स हैं उनकी लाइफ में, जो उनको आगे लेके जरूर जाती है। भारत की जब हम बात करते हैं तो भारत को शुरू से ही सोने की चिड़िया कहा गया है। अब भारत को सोने की चिड़िया क्यों कहा गया है? क्योंकि बहुत सारी कल्चरल डाइवर्सिटीज है यहाँ पे बहुत सारे हमारे नेचुरल रिसोर्सेज की वजह से आप कह लीजिए, हमारे कल्चर की वजह से कह लीजिए। अगर हम कार्ड्स में देखते हैं तो जो कार्ड्स इंडिकेट कर रहे हैं कि थोड़ा सा बैक स्टैबिंग के कार्ड्स आ रहे हैं, थोड़ा सा केयरफुल रहने की जरूरत है। शायद जो हमारा सामने से मित्र बनने की हमारे को दिखा रहा है कि हम आपके साथ फ्रेंडली है, हम आपके साथ में ट्रीटी साइन कर रहे हैं, वो ही शायद हमें बैक स्टैब कर सकता है। साथ ही साथ हमारे को एज अ कंट्री अपनी कल्चर को और जितना हम अपग्रेड करेंगे और जितना हम अपनी नेटवर्किंग पे वर्क करेंगे, उतना ही आगे इंडिया और बढ़ेगा, भारत देश उतना आगे बढ़ेगा। डेफिनेटली बहुत स्कोप है कि हम विश्व गुरु बन सकते हैं, उसकी बिगिनिंग ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। क्योंकि अगर आप देश भर में देखें या आप वर्ल्ड ग्लोबली देखें, जितने भी टॉप पोजीशन पे इंटेलिजेंट लोग हैं वो मोस्टली इंडियंस हैं। अगर आप रिचेस्ट पीपल ऑफ द वर्ल्ड देखें, उसमें से इंडियंस हैं। तो हमारे में ये कैपेबिलिटी है, वी हैव द सोर्सेज, वी हैव द रिसोर्सेज ऑल्सो, वी हैव द इंटेलिजेंस, वी हैव द पावर। तो डेफिनेटली इंडिया का फ्यूचर अच्छा है, बट थोड़ा सा जो जैसे सबको होना पड़ता है, हमारे को थोड़ा सा सतर्क रहने की जरूरत है, थोड़ा केयरफुल रहने की डेफिनेटली जरूरत है। बाकी मोदी जी के अंदर हम कोई कमी निकाल ही नहीं सकते, बिकॉज उनकी वजह से ही हम इतनी आगे तक गए हैं। तो डेफिनेटली वो जब तक है वो हमारे को और प्रोग्रेस की ओर ही लेके जाएंगे। निश्चित तौर पर लीडरशिप इंपॉर्टेंट होती है और लीडरशिप जिस दिशा में जाती है बाकी चीजें फॉलो करती हैं। साधक गुरु प्रसाद जी, एक और चीज मैं आपसे समझना चाहूंगी। देखिए आजकल हम देख रहे हैं कि भगवा को लेकर तमाम बातें हो रही हैं और हर तरफ भगवा ही भगवा नजर आ रहा है। जो है हर तरफ अगर हम देखें भगवा की आंधी के तौर पर इसे देख सकते हैं। तो इसका क्या इन्फ्लुएंस आपको पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है आने वाले वक्त? देखिए भगवा जो जंगल का ही कलर है और मोदी जी को भगवा बहुत ज्यादा सपोर्ट करेगा। और जब भी ऐसी किसी सिचुएशन में सरकार लड़खड़ाएगी या ऐसी कोई सिचुएशन है, तो ऐसी कोई अवस्था नहीं दिख रही है जहां पर मोदी जी की कुर्सी को या मोदी जी की सरकार को कोई भी दिक्कत पेश आएगी। वो विदेश नीति को लेकर हो या स्वदेश में कोई ऐसी अवस्था बने जहां कई सारे लोगों का विश्लेषण था कि गृह युद्ध के आसार बन जाएंगे, किंतु ऐसी कोई अवस्था नहीं, कहीं पर भी गृह युद्ध की स्थिति नहीं दिख रही है। इतना इंटैक्ट होकर देश आगे बढ़ेगा, तरक्की के रास्ते पर चलेगा और आगे हम 2028 के बाद मैक्स टू मैक्स 10 सालों में हम विश्व गुरु के पद पर भूषित हो जाएंगे। बिल्कुल, और उम्मीद हमारी सबकी भी यही है।